हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों हम आज साइमन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पार्ट 2 हम पढ़ चुके हैं, इसका हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ और कहूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत मिल जाया करे, नोटिफिकेशन मिल जाया करे। ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ देखो एनसीईआरटी की पूरा क्रक्स देने के लिए। और एनसीईआरटी में जितना दिया है ना, मैं उससे ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ। आप एनसीईआरटी उठा के क्लास 8 की देख लीजिएगा, चैप्टर 11 आप देखेंगे कि आप जितना मैंने पढ़ा दिया, अभी तीसरा वीडियो है। और अगर मैं चाहता तो आपको एक वीडियो में सारी चीज़ें समराइज़ कर सकता था, आराम से सारी चीज़ें एक बार में ही खत्म हो जाती। बट मैं ये नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि वो सारी की सारी चीज़ें इतनी अच्छे से पढ़ाऊँ कि आप 9th-10th के एनसीईआरटी पढ़ना पड़े तो आपको कोई बेझिझक आप क्या कर सको, पढ़ सको। अब देखो हमने 1919 का भारत शासन अधिनियम एक्ट पढ़ा था। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि भारत को एक प्रांत मतलब शासन के लायक बनाना है, ये सारी चीज़ें कही गई थी उसमें। उसके बाद क्या होता है, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन आता है कि जो 1919 का एक्ट था उसकी समीक्षा करने के लिए लाया जाता है। ठीक है, कि क्या क्या उसमें काम हुए, क्या होने चाहिए, क्या चेंजेस होने चाहिए, ऐसे सारी चीज़ें फैक्ट की बातें कही गई इसमें। अब हुआ क्या, जब ये 1919 में आया ना, तो उसके बाद क्या हुआ, ये कमीशन में क्या था, 7 लोग थे, लेकिन 7 में एक भी भारतीय नहीं था। एक भी भारतीय नहीं था इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हुआ। और एक आपने बहुत बार सुना होगा, साइमन गो बैक के नारे लगे। साइमन गो बैक, ये आपने बहुत बार सुना होगा, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं और इसका मतलब भरपूर विरोध किया जाता है, पूर्ण रूप से इसका विरोध किया जाता है। उसके बाद नेहरू जी क्या करते हैं, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। अब आप सोच रहे हैं गांधी, मैं नेहरू की बात कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू की नहीं, ये नेहरू जी की बात नहीं होती है, नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में देते हैं। और ये नेहरू वो वाले नेहरू नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ये थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इनके काउंटर में अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट क्या दिया, इन्होंने कहा भारत की भारत को स्वतंत्र देश बनाने की बातें कही इन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए, स्वतंत्र देश होना चाहिए। ये सारी इन्होंने क्या की, नेहरू रिपोर्ट में अपने लिखी इन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने कहा कि देखो भारत को जो डोमिनियन स्टेटस है ना, एटलीस्ट वो तो तुम दे ही दो। सीधे इन्होंने कहा कि आप डोमिनियन स्टेटस एटलीस्ट क्या करो, इसमें दो इन्होंने सिंपल चीज़ कही। दूसरा इन्होंने एक और चीज़ कही थी कि भारत का एक संघ होगा, मतलब उन्होंने कहा कि भारत को एक संघ बनाने की चीज़ें कही जाए और भारत को धीरे धीरे स्वतंत्रता की ओर बढ़ाने की बात कही। उन्होंने कहा कि संघ बनाओ, डोमिनियन स्टेटस, जिसको हम डोमिनियन बोलते हैं ना, डोमिनियन का मतलब होता है कि आप राज जैसे आप कर रहे हो करो, लेकिन हमें क्या कि सत्ता शासन चलाने का अधिकार हमें दे दो। ठीक है, उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए, तो उन्होंने देने की बातें की कि हमें डोमिनियन स्टेटस पूरी तरह हमें चाहिए। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या होता है, इनकी ये बातें भी क्या हो जाती हैं, खारिज कर दी जाती हैं। 1929 में फिर क्या होता है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है और इसमें कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता है, पूर्ण स्वामित्व की बात कही जाती है। उनका कहना होता है कि क्या है, पूर्ण रूप से हमें क्या हो, स्वतंत्रता दी जाए। तो 1929 में देखो इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की बात की थी। डोमिनियन से मतलब इस सिंपल को अधिराज्य, जिसको अधिराज्य मतलब आधा राज्य आप क्या है, स्वतंत्र है, आधा मतलब बहुत सारे चीज़ों में आप अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो, बहुत सारे मैटर में आपको डिसीजन लेने का हक नहीं है। ठीक है, ये नेहरू रिपोर्ट ने की 1928 में। उसके बाद क्या हुआ, 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का। लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है, कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का होता है। इसमें क्या जाता है कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इन्होंने बोल दिया कि अब बहुत हो गया, हमें डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। इन्होंने सिंपल सा बोला कि अब देखो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब जो डोमिनियन स्टेटस की बात थी ना, अब बहुत हो गया, अब हमें क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, बहुत मजाक हो गया, अब ऐसा कोई भी कुछ नहीं चलेगा, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया इसकी एवज में 1930 में। इसको हम दांडी यात्रा के नाम से जानते हैं, दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, नमक आंदोलन के नाम से जानते हैं, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन दोस्तों इन्होंने चालू कर दिया, बहुत ही बड़े लेवल पे इन्होंने किया। हर जगह लोगों को बोला कि आप नमक कानून बनाइए, नमक कानून का विरोध किया, क्योंकि देखो उन्होंने कहा कि देखो नमक जो ऐसा है ना, हमारी दिनचर्या का भाग है, मतलब हम थोड़ा ही नमक भले ही खाते हो, लेकिन हम डेली खाते हैं। ठीक है, हमारे फूड में हर जितने भी खाना खाते हैं हम सब में नमक होता है।
तो इन्होंने कहा कि देखो ये तो हमारे डेली रूटीन का भाग है, अब इसमें आप कर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें लगाएंगे तो हम ये चीज़ें तो स्वीकार नहीं करेंगे। या तो आप बहुत गलत कर रहे हो कि बताओ नमक पे आप क्या कर रहे हो, कर लगा रहे हो, मतलब खाने की चीज़ पे आप कर लगा रहे हो। जो लोग वैसे भी वहाँ पे उस टाइम पे दोस्तों खाना मतलब जुटाना मुश्किल होता था, उस टाइम पे लोग नमक डालने के लिए सोचो नमक पे कर लगाते थे, तो कितना मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए कि यार नमक पे बताओ ये कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो इतनी तकलीफ होती थी होने लगी लोगों को कि गांधी जी ने कहा कि हम क्या करेंगे, सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाएंगे, जिसके तहत इन्होंने डांडी यात्रा निकाली, कहाँ से, गुजरात से, ठीक है, डांडी से। तो ये याद रखिए। प्लस इसमें एक लेडी का नाम आता है, ठीक है, गैंडिलियू, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, गैंडिलियू। ये एक लेडी थी 13 वर्षीय, 13 साल की थी, ठीक है, 13 साल की थी, ठीक है। अभी रहने वाली कहाँ की थी मैं आपको ये बता देता हूँ। ये थी आपका ये जहाँ तक मेरे को याद है सर दोस्तों, इसमें मैंने लिखा नहीं, नागालैंड की, हाँ नागालैंड की थी, नागा जनजाति से भी थी और नागालैंड की थी ये, ठीक है, नागालैंड की थी। इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना रानी की उपाधि दी थी, तो आप याद रखिएगा, रानी गैंडिलियू इनको बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इनको गांधी जी ने, अरे सॉरी, नेहरू जी ने क्या किया था, इनको रानी की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा, गैंडिलियू, ठीक है। मुझे लगता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, बट ठीक है, आप मैंने लिखा सही है, गैंडिलियू, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो यहाँ पे, बट यहाँ पे हम काम की चीज़ याद रखते हैं। 13 साल की एज में क्या किया इन्होंने, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में बहुत ही जोरदार तरीके से भाग लिया। ये नागालैंड की थी, 13 साल की थी। इनको नेहरू जी ने क्या कहा था, रानी की उपाधि दी थी। तो ये टर्म्स याद रखिएगा कि नेहरू जी ने इनको रानी की उपाधि दी थी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जब इतने सारे प्रकरण हो जाते हैं दोस्तों, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन होता है, जो गांधी और इरविन का नाम आपने सुना होगा। गांधी और इरविन के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है। 3 सम्मेलन होते हैं, पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन और तीसरा सम्मेलन। देखो तीनों की बातें हम एक एक करके कर लेते हैं। देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एक एक लिख ही दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये सारे सम्मेलन देखो लंदन में होते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा ये सारे सम्मेलन कहाँ होते हैं, लंदन में होते हैं। तृतीय, तीनों की एक एक करके बातें करते हैं, इसके बीच में बहुत कुछ होगा, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले में देखो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। द्वितीय में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी खुद ही गए थे, ठीक है। तीसरे में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है गोलमेज सम्मेलन के बारे में कि कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो आपसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, तो आप ये टर्म्स याद रखिए कि गांधी जी ने इसमें भाग लिया था सेकंड में, ठीक है। बाकी कांग्रेस ने इसमें पहले और तीसरे में भाग लिया ही नहीं, बिल्कुल इन्होंने मनाही कर दी थी, ठीक है। अब देखो पहला जब गोलमेज सम्मेलन हुआ तो इसमें एक टर्म और आता है कि देखो गांधी इरविन के बीच में होता है। तो इसमें क्या होता है, सरोजिनी नायडू होती है, इन्होंने कहा कि 2 महात्माओं का मेल है। तो सरोजिनी नायडू का टर्म नाम याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था, 2 महात्माओं का मेल है, ये महात्माओं का मेल है, ठीक है। अभी गांधी इरविन को बोला था इन्होंने, तो आप ये याद रखिएगा, गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। ये टर्म से याद रखिएगा आप, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अच्छा मैंने डेट तो शायद बताई नहीं ना, हाँ डेट बता देता हूँ। देखो वैसे तो आप अगर 1930 भी याद रखेंगे बस ना, तब भी आपका काम हो जाएगा। बाकी 1930 याद रखिए, कोई डेट बहुत वैसे नहीं पूछता। ये 1931 में होता है सेकंड वाला, और थर्ड वाला होता है आपका 1932 में, ठीक है। आप ईयर याद रखिएगा, बस ईयर आप पूछा जाता है नॉर्मली। वैसे अगर डेट की बात करें तो देखो 12 नवंबर को ये हुआ था, 12 नवंबर 1930 को। ये आपका हुआ था 7 सितंबर को हुआ था, ठीक है। और तीसरा सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 17 नवंबर को, ठीक है, 17 नवंबर 1932 को। तो एक टाइम याद रखते तो याद रखिएगा। बाकी ये मेन पॉइंट है, ये याद रखिएगा। देखो पहले सम्मेलन में क्या हुआ था ये भी आप बात कर लेते हैं।
गांधी जी ने पहले सम्मेलन में सिंपल सी चीज़ कही कि देखो जो भारत में बंदी बना रखा है जिन लोगों को ना, उनको तो पहले आप स्वतंत्र करिए। जैसे जो भी राजनेता हैं उनको आप स्वतंत्र करिए। आप गलत तरीके से आपने उनको बंदी बना के रखा है क्योंकि आंदोलन नहीं कर सके, इस वजह आपने उनको बंद करके रखा। तो पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने ये सारी बातें कहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इरविन ने बोल दिया कि ठीक है हम ये जितने भी आप बातें कह रहे हैं मान लेंगे, लेकिन माना बाद में कुछ नहीं। उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, दूसरी सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या कर जब उसके बाद क्या होता है, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा चालू होता है। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है, ठीक है। सेकेंड सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आप याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। ये दोबारा होता है, कब होता है ये भी डेट मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1932 से 1934 के बीच में होता है, ठीक है। 1932 से स्टार्ट हो जाता है 1934 के बीच में, ये भी स्टार्ट होता है इस टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, जब ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है तो उसके बाद इरविन ये बोलते हैं कि ठीक है हम आपकी बातें मान रहे हैं, तो जो पहले वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहता है उसको बंद कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि जी आपने जो जितनी बातें कही थी कि आप राजनेताओं को छोड़ देंगे, आपने ऐसा कुछ तो माना नहीं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि फिर उसके बाद बुलाते हैं गांधी जी को, कहते हैं सेकंड पहले आप इसमें आइए, ठीक है। पहले सेकंड सम्मेलन में आके हमसे मिलिए। सेकंड सम्मेलन फिर ये लंदन में होता है, गांधी जी यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे कोई बात बनती नहीं है। गांधी जी को कहा जाता है नहीं नहीं आप ऐसे मत लड़िए, हम आपको बहुत सुविधाएं देंगे, ये दे देंगे। गांधी जी यहाँ पे गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं हम यहाँ से जा रहे हैं, हम कोई बात नहीं मानेंगे। उसके बाद ये क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या होता है कि इसमें कांग्रेस ने फिर हिस्सा नहीं लिया, और इसमें एक चीज़ कही जाती है कि एक श्वेत पत्र पे एक पर्सन होते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या कहा कि जो भारत का शासन अधिनियम 1935 में बनता है ना, उसको इन्होंने कहा कि देखो हम आप भारत के लिए शासन अधिनियम जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है सारी चीज़ें ये अब हम क्या करेंगे, प्रस्तावित करेंगे। जो तीसरा सम्मेलन हुआ उस सम्मेलन में इस पर्सन का नाम याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। एक दो और नाम है, जैसे एक चीज़ और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें मैंने लिख रखा था, मैं बता रहा हूँ, हाँ जो आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ ना उसमें प्रधानमंत्री कौन था, कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है। जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो ब्रिटेन के उसमें प्रधानमंत्री दोस्तों थे, आप ये टर्म भी याद रखिएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है बहुत सारे एग्जाम में, तो आप ये भी याद रखिएगा। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, यहाँ पे एक पर्सन थे, यहाँ पे गांधी जी के बीच समझौता हुआ और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। तो चीज़ें जब समझ में आए तोड़ तोड़ के पढ़ा करो। लिनलिथगो, ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि हम भारत के लिए शासन अधिनियम बनाएंगे, और जो 1935 में आता है जिसको हम क्या करते हैं भारत शासन अधिनियम कहते हैं, जिसमें भारत जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें बहुत सारे टर्म्स क्या हुआ जो इनके द्वारा बनाया गया कानून था लिनलिथगो के द्वारा, ये सारे क्या हुए इसमें बनाए गए। तो 1935 का अधिनियम फिर बनता है। उसके बाद से 1935 का अधिनियम बनता है तो भारत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बीच में 1932 में पूना पैक्ट भी होता है जो दलितों को लेकर आरक्षण की बातें करता है, बट ठीक है। उसके बाद क्या होता है 1935 का अधिनियम बन जाता है, नया भारत शासन अधिनियम 1935 बनता है, भारत के लिए कानून व्यवस्था सारी चीज़ें बन जाती हैं, तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बन जाते हैं भारत के लिए। उसी टाइम आपको पता है कि RBI का फॉर्मेशन हो जाता है, 1 अप्रैल 1935 को RBI बन जाता है, 1 अप्रैल 1935 को। और RBI के लिए एक्ट कब बना था, RBI एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को RBI बना दिया जाता है, जो आगे चल के 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। सबसे पहले इसका हेडक्वार्टर जो बनाया जाता है दोस्तों कोलकाता रहता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर शुरू में कोलकाता रहता है, बाद में क्या किया जाता है 1937 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया जाता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया जाता है, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जिससे कि भारत का पूर्ण स्वामित्व हो जाता है। ये मैंने जब आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो उसमें मैंने बहुत डेली रिवीजन लगभग करा ही देता हूँ हर दिन, ठीक है। इसको मैंने बहुत दिन से करा रहा हूँ इसको, ठीक है।
तो आप लोग को तब याद भी हो गया होगा। तो देखो उसके बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर चालू हो जाता है। कौन सा? सेकंड। वर्ल्ड वॉर हमने फर्स्ट देख रखा है, उसके बाद क्या चालू हो जाता है आपका? वर्ल्ड वॉर सेकंड। ये 1939 से चलता है, आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये 1939 में आपका वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद चलता रहता है दोस्तों ये 1945 तक। तो 1 सितंबर को चालू होता है, 1 सितंबर से लेके 2 सितंबर 1945। अब 47 में तो हम आज़ादी हो जाते हैं, तो आशा करेंगे आज हम आज़ाद हो जाएंगे, ठीक है। हम भारत को आज़ादी दिला के छोड़ेंगे आज, कुछ भी हो जाए। तो ये वर्ल्ड वॉर चलता है। अब इसमें भी 2 गुट बढ़ते हैं। पहले साइड होता है चाइना, यूएसए, ब्रिटेन, और कौन होता है? चाइना, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, और उसके बाद आपका रहता है रसिया। ये सारे देश एक साथ, इधर जर्मनी, इटली और आपका जापान, ऐसे बहुत सारे देश होते हैं। युद्ध कब खत्म होता है? जब जापान के हिरोशिमा और नागासाकी को 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को जब हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम फेंका जाता है यूएसए के द्वारा, उसके बाद क्या होता है, हम जापान भी आत्मसमर्पण कर देता है और कहते हैं बस अब हमारे बस की नहीं है लड़ना। इसके बाद क्या होता है, संधि होती है बहुत सारे, ठीक है। तो हम जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, तो वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। अब देखो ये तो होगी वर्ल्ड वॉर की गाथा। अब 1940 में कुछ चीज़ें होती हैं, फिर 1942 में कुछ चीज़ें होती हैं, हम उसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें, देखो अगस्त प्रस्ताव था 1940 में। अब ये जो लिन लिथगो थे ना, लिन लिथगो ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय कहा कि ये जो इनकी अंतरिम सरकार होती है, क्या बोलते हैं, कांग्रेस की, वो भंग हो जाती है, तो उसमें कांग्रेस का सपोर्ट मांगते हैं, ठीक है। कहते हैं कांग्रेस को सपोर्ट करो हमें, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ने भी मना कर दिया, नहीं हम सपोर्ट नहीं करने वाले। उसके बाद 1942 में देखो क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्या कहता है, तो आप याद रखिएगा 1942 का क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्या कहता है, हम आपको डोमिनियन स्टेटस दिलाएंगे। हम कहें, फिर भारतीय लोग क्या कहते मालूम है, अरे पगला गए हो क्या, हम 1929 से कह रहे हैं हमें स्वतंत्र राज्य चाहिए, हम स्वतंत्र देश बनना है, और तुम आगे कह रहे हो कि हमें डोमिनियन स्टेटस देना है। उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस लेने के लिए हम बैठे हैं। हमने पहले ही कह दिया था 1929 में कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन हुआ, उसी टाइम हमने कह दिया कि हमें क्या स्वतंत्र राज्य चाहिए, और तुम लेके आए हो डोमिनियन स्टेटस लेने का। कहा सीधे भाग जाओ तो ये काट देंगे हम लोग, ठीक है। ऐसी बातें हो जाती हैं, फिर क्या होता है, ये विफल हो जाता है उसी के टाइम, ठीक है। इनकी बातें नहीं मानी जाती हैं। उसके बाद 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चालू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन। मतलब अब करो या मरो, ठीक है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है भारत को आज़ाद कराने के लिए, अब तो हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं। और वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हमसे वादा किया था कि आपको आज़ाद हम कर देंगे। वर्ल्ड वॉर चल ही रहा था, इस समय ख़त्म नहीं हुआ था। 1942 में गांधी जी कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन चालू करो। अब ठीक है, भारत को हम पूरी तरह क्या करेंगे, आज़ाद कराएंगे। अब उसके बाद से जोरों शोरों पे भारत छोड़ो आंदोलन चलता है। फिर 1945 में बेबेल योजना आती है, जिसको शिमला समझौते की बात कहते हैं। अब एक पर्सन और रहते हैं इसमें, जिन्ना। अब जिन्ना जी कहते हैं कि भैया हमको तो पाकिस्तान चाहिए, बांग्लादेश वाला एरिया जो आज के टाइम में देखते हैं उसकी बात करते हैं, और पूरा अलग से एक पाकिस्तान एरिया की मांग करते हैं, जो आज के टाइम में पंजाब वाला इलाका पहले था, उसको क्या कहा जाता है कि हम मुस्लिम अलग से राज्य मांगते हैं। तो इस पर बहस होती है। शिमला में गांधी जी इसके बहुत खिलाफ होते हैं। गांधी जी शिमला में रहते हैं, लेकिन शिमला में उस सम्मेलन में क्या करते हैं, गांधी जी नहीं जाते हैं। कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है, मैं खुद नहीं चाहता कि भारत का बंटवारा हो। तो गांधी जी कहते हैं हम नहीं जाएंगे। तो कांग्रेस की तरफ से मौलाना अब्दुल कलाम जाते हैं, ठीक है, अबुल कलाम जाते हैं। तो आप याद रखिए शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, बेबेल योजना के नाम से जानते हैं, तो आप ये भी याद रखिएगा। बेबेल या बेबेल जो भी है देख लीजिएगा, या तो या वी है या बी है, कोई भी होगा एक। बेबेल है शायद, थोड़ा सा कन्फ्यूजन देख लीजिएगा, ठीक है। बेबेल योजना, जिसको हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, शिमला समझौता, ठीक है। इसमें 2 गुट होते हैं, एक मुस्लिम लीग होता है, मुस्लिम लीग के तरफ से जिन्ना जाते हैं, और इधर से कांग्रेस की तरफ से अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम, मोहम्मद अबुल कलाम, ठीक है। अब्दुल कलाम नहीं थे ये, मौलाना अबुल कलाम थे ये, तो आप ये भी याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम थे ये, ठीक है। ये दोनों लोग मिलते हैं। तो गांधी जी इसमें नहीं जाते हैं, उन्होंने कहा कि हम भारत का टुकड़े नहीं होने देंगे और ये सारी चीज़ें हम नहीं मानेंगे।
फिर इन दोनों के बीच बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें कहा जाता है कि हम क्या करेंगे, जिन्ना एक ही बात पे अटे होते हैं क्या, कि हमें एक अलग से हमें अपना देश चाहिए। उसके बाद देखो 1946 आ जाता है। 1946 में एक और योजना आती है, ठीक है, वो लास्ट योजना भी होती है। उसके बाद माउंटबेटन आ जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। तो लास्ट में आते हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में क्या होता है कि भारत को आज़ाद करने की बात कही जाती है। सॉरी, कैबिनेट मिशन में भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही जाती है। तो इसमें 3 पर्सन होते हैं, उनके नाम याद रखिएगा। एक तो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की बात, ठीक है। दूसरे इसमें पर्सन होते हैं पैथिक लॉरेंस, ठीक है। और तीसरे पर्सन इसमें होते हैं एवी अलेक्जेंडर। ये 3 पर्सन होते हैं, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन की योजना लेके आते हैं 24 मार्च 1946 को। कभी कभी देखो टाइमलाइन पूछ देता है, तो इसलिए मैं आपको समय बताते चल रहा था। देखो 1947 तक आना था, हमें 46 तक पहुंच गए हैं। बस 1 साल और रुकी है, भारत आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, 1 साल नहीं 1 मिनट। अलेक्जेंडर आते हैं, ये कहते हैं कि हम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और पाक के, इनकी एक चीज़ अच्छी थी, जो पाकिस्तान मांग करता शिमला समझौते में ना, कि हमें अलग से एक राज्य चाहिए। कैबिनेट मिशन कहता नहीं, हम अलग देश नहीं बनाएंगे, अलग राज्य नहीं बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपको क्या करेंगे, एक ही भारत बनाएंगे, एक संपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, मुस्लिम लोग इसके बहुत ही खिलाफ हो जाते हैं, बोलते नहीं, हमें तो अगला क्या चाहिए, हमें अपना अलग से देश चाहिए भैया, हम तो मानेंगे नहीं। तो कैबिनेट मिशन की सारी बातें कुछ नहीं मानते हैं। इसे कॉन्स्टिट्यूशन स्थापना की बात कही जाती है। उसके बाद अलग से कहते हैं कि हम एक ही राष्ट्र मानेंगे, ठीक है, एक ही राज्य बनाएंगे। इन्होंने बोला कि जितने भी हमारी रियासतें हैं प्लस देसी रियासतों को मिला के, ठीक है, लगभग 600 देसी रियासतें थी उस समय, मतलब 600 राजा, छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। और जो जितने भी ब्रिटेन का गवर्नमेंट का था, उन्होंने बोला सबको मिला के एक संपूर्ण राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन वो ये जिन्ना नहीं मानते हैं। फिर पाकिस्तान बंटवारा हो जाता है 1947 में, ठीक है। तो उसके बाद माउंटबेटन आते हैं 1947 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो 3 जून की योजना होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो माउंटबेटन यही पे लिख लेते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आखिरी वायसराय भी होते हैं अंग्रेज़ों की तरफ से, ठीक है। तो अभी 3 जून को ये प्लान लाते हैं, जिसमें क्या है, अलग से पाकिस्तान की मांग रख दी जाती है। उसके बाद फाइनली पाकिस्तान को अलग कर दिया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान अलग से राज्य बन जाता है, अलग से देश बन जाता है। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कर देते हैं भारत मिल के। और उसके बाद अंग्रेज़, मतलब पाकिस्तान के जो टुकड़े होते हैं, तो उसको एक ही पाकिस्तान ऊपर कर देते हैं, और इधर साइड में बांग्लादेश हम आज़ाद कर देते हैं बांग्लादेश को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उससे पहले बात करते हैं कुछ देसी रियासतें थी, जैसे जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ जो था दोस्तों गुजरात वाले एरिया में था। तो उसमें जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह का मतलब ये होता है कि मतलब आप अपनी, उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं कि इंडिया में रहना चाहते हैं। तो भारत, उसमें क्या होता है, बहुत भारी भरकम लोग कहते हैं कि हमें कहाँ रहना है, हमें इंडिया में रहना है। तो उसके बाद इंडिया में उनको, अंग्रेजों को मतलब पाकिस्तान को कुछ 90-92 वोट मिलते हैं, भारत को हज़ारों में मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद कहता है कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, लेकिन कुछ भारत ने पूरा घेर घार के उनको कमज़ोर करते हैं, और भारत में लास्ट में क्या होता है कि उसको भारत में मिला चला जाता है। अब भागे देखो, जूनागढ़ और हैदराबाद ये तो भारत में मिल गए। मामला फंसता है जम्मू कश्मीर का। अब जम्मू कश्मीर में क्या होता है, जम्मू कश्मीर में वहाँ के राजा होते हैं महाराजा हरी सिंह। तो हरी सिंह क्या कहते हैं, हरी सिंह कहते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इसको स्विट्ज़रलैंड बनाना है। तो हरी सिंह कहते हैं कि नहीं, ना मैं पाकिस्तान में जाऊँगा, ना मैं आपका इंडिया में आऊँगा। वो कहते हैं कि हम अलग से इसको एक राज्य बनाएंगे जो स्विट्ज़रलैंड होगा, जैसे उनको लगता है कि ब्रिटेन में होता था। इधर पाकिस्तान, इधर इंडिया, बीच में स्विट्ज़रलैंड बनाएंगे हम, ये हरी सिंह कहते थे। और हरी सिंह ये इसलिए नहीं जाते, देखो राजा था हिंदू, लेकिन लोग रहने वाले मुस्लिम थे। अब होता क्या है कि 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान उधर, इंडिया इधर। 22 अक्टूबर की बात है, 22 अक्टूबर 1947 की।
पाकिस्तानी सैनिक क्या कहते हैं, नॉर्मल भेष में क्या कहते हैं, आक्रमण बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल एक सिविलियन की तरह कपड़े पहन के इस पे आक्रमण बोलते हैं। और महाराजा हरि सिंह भागे भागे नेहरू जी के पास आते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास बोलते हैं सर हमारी मदद करो। माउंटबेटन में बैठे रहते हैं, क्या हुआ बताइए। बोलते हैं पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, प्लीज़ हमें भारत में मिला लीजिए, हमें पाकिस्तान में नहीं जाना है। तो फिर यहाँ पे कहते हैं कि पहले तो कहते हैं हमारी मदद करो, तो नेहरू जी मनाहित करते हैं कि अरे आप तो हमारे भारत के पार्ट हो ही नहीं, हम आपकी मदद क्यों करें। फिर बोलते हैं नहीं ठीक है कहाँ साइन करना ले आओ। तो विलय पत्र पे साइन करते हैं 26 अक्टूबर 1947 को। भारत का पार्ट हो जाता है जम्मू कश्मीर। उसके बाद क्या होता है, नेहरू जी पूरे सारे अपना मतलब सैनिक वगैरह भेजते हैं, लोग चढ़ाई करते रहते हैं, मतलब बहुत ही ऊपर तक चले जाते हैं। तो उसके बाद मतलब खदेड़ते रहते हैं, लेकिन पता नहीं नेहरू जी के दिमाग में क्या आता है। बोलते हैं नहीं बस रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ, जहाँ हो वही रुक जाओ। अब हम क्या करेंगे, अब राष्ट्र मतलब इसको यूनाइटेड नेशन के मंच पे ले जाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इसको मतलब विदेशों से समझौता करेंगे, विदेशों में इसकी क्या करेंगे, बुराई करेंगे पाकिस्तान की कि ये पाकिस्तान ने गलत किया है, क्योंकि राजा हरि सिंह ने क्या किया, हमारे साथ समझौता कर लिया है, हमारा पार्ट बन गए हैं। तो अब पाकिस्तान यही चीज़ कहता है उसमें कि देखो 22 अक्टूबर को बने, 26 अक्टूबर को आके साइन किया है। आप 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, उससे पहले तो साइन किया नहीं था, तो आपका तो पार्ट हुआ ही नहीं। पाकिस्तान कहता है कि यहाँ पे मुस्लिम ज़्यादा हैं, इसलिए क्या है पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए। इस बीच लड़ाई हो जाती है और नेहरू जी शायद वहाँ पे दूर तक नहीं सोच पाते हैं, या यूँ कह लो कि उनको लगता था कि हम सुलझा लेंगे मैटर को, वरना उसी टाइम अगर खदेड़े होते हैं पूरा का पूरा पाकिस्तान, मतलब जो आज के टाइम POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। जो कश्मीर आप देखोगे, हम भारत का मैप बनाते जरूर है पूरा ऐसे, आप अगर देखोगे तो हम पूरा भारत का मैप ऊपर का ऐसे पूरा जरूर बनाते हैं, लेकिन ऊपर का इतना पार्ट भारत का कटा हुआ है जो पाकिस्तान है, POK है, जो पाकिस्तान के अंदर है। अब अगर आप शायद वहाँ पे नहीं सोच पाते हैं तो दूर तक, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो नेहरू जी वहीं पे रोक देते हैं। अगर वो चाहते तो पूरा दूर तक खदेड़ देते हैं, पूरा बॉर्डर ही साफ करा देते हैं, अपने बॉर्डर पे जाकर उनको रोकते हैं। तो शायद ऐसी परिस्थिति आज ना होती जो अभी आज के टाइम पे जम्मू कश्मीर में है, इतने हालात ख़राब चल रहे हैं, शायद वो परिस्थिति आज के टाइम पे नहीं होती। बट ठीक है, वो हो गया, शायद उनको दूर तक दिखा नहीं, या देखो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो ऐसा भी हो सकता था कि उनको अपने अभी देश आज़ाद हुआ था, भारत के पास पैसा नहीं था, चीज़ें नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थी। तो अब ऐसा नहीं कि देखो युद्ध में बहुत सारे खर्चे होते हैं, तोप गोले सारे ये सब बहुत सारे वाहन होते हैं, तो हो सकता है उनको ये लगा हो कि यार अगर युद्ध में हम छिड़ गए, युद्ध में परेशान रहे, तो शायद भारत का विकास नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे उनके हो सकता है मनसाएं रही हो, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सोची रही हो कि शायद उस टाइम पे ऐसी चीज़ें करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे। ये सोच के उन्होंने वहाँ पे रोक दिया कि हम आगे चल के क्या करेंगे, हम UN में मामला ले जाएंगे और वहाँ पे इनके पाकिस्तान की बदनामी करके वापस से अपना राज्य ले लेंगे, जो हमारा उन्होंने हड़प रखा है जम्मू कश्मीर का पार्ट। बट वैसा हो नहीं पाता। जो LOC बात करते हैं आज के टाइम पे ना, LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, वो वही LOC है जो POK और इंडिया के बीच में है, ये वाली LOC, इसी को हम आज के टाइम पे LOC बोलते हैं, ठीक है। तो देखो भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का मसला भी है, अब आपको जम्मू कश्मीर का भी धीरे मसला समझ में आने लगा होगा, ठीक है। तो ये सारे मसले होते हैं। उसका 1947 आ गया, भारत आज़ाद हो गया। फिर उसके आगे आप देखो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में इतना ही था, तो लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। चैप्टर 12 में थोड़ी सी चीज़ें हैं, मैं 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा उस पर, ठीक है, बहुत कुछ नहीं है, लगभग सारी चीज़ें मैंने इसमें पहले से कवर कर दी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में दोस्तों। अगर मज़ा आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।